आज हम अपने वीडियोस साइलेंट फीचर्स एंड लैंडमार्क प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इसके आगे के पॉइंट करेंगे। कल हमने 5 पॉइंट किए थे, आज हम इसके आगे के करेंगे। आज का पॉइंट है हमारा निगम या सामाजिक दायित्व की अवधारणा। फ्रेंड्स, कंपनी को हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, साथ में उससे सोसाइटी वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए और उससे रिलेटेड वो हम कुछ चैरिटी डोनेशंस ये भी देती रहे। तो इससे रिलेटेड यही हमारा पॉइंट है CSR, जिसे हमने कहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी एक्ट 2013 से एक प्रावधान यह किया गया कि निगम या सामाजिक दायित्व की अवधारणा कंसेप्ट लाई गई। इस प्रावधान के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ की कम से कम 2% राशि निगम या सामाजिक दायित्व की क्रियाओं पर व्यय करनी होगी और यह राशि व्यय करने के लिए कंपनी के कार्य क्षेत्र के आसपास के इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो कुछ विशेष प्रकार की ऐसी कंपनियों को जिन्होंने अपने 3 वर्षों में औसत लाभ के कम से कम 2% उन्हें अपने CSR के लिए, मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक फ़िक्स्ड अमाउंट 2% फ़िक्स्ड अमाउंट जो है उन्हें इसके लिए CSR के लिए निकालना होगा। और ये जो राशि है वह कंपनी के जो आसपास के क्षेत्र है उन पर व्यय करने के लिए प्रायोरिटी आसपास के क्षेत्रों को दी गई है, उन इलाकों को दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिभूतियों का निजी आधार पर निर्गमन। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी जब स्टार्ट होती है तो बिज़नेस करने के लिए उसे कैपिटल चाहिए, उसे पूंजी चाहिए। तो वो पूंजी बैंक के थ्रू वो लोन लेकर ले सकती है बैंक से लोन और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है। सेकेंडली, वो पब्लिक में इशू कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है। तो शेयर्स जब लोग परचेस करेंगे तो उसका फ़ंड रेज़ होगा। तो एक ये भी तरीका है फ़ंड रेज़ करने का। नेक्स्ट, वो प्राइवेटली प्लेसमेंट करके जिन ग्रुप ऑफ पर्सन्स पर उसे पूरा विश्वास है कि हाँ यहाँ से मुझे पैसा ज़रूर मिलेगा, तो उन सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल में वह ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर सिक्योरिटीज़ का वह अपना फंड रेज़ कर सकती है। तो इस अधिनियम 2013 में निजी आधार पर भी प्रतिभूतियों, मतलब कि सिक्योरिटीज़, जो डिबेंचर और जो शेयर्स होते हैं के निर्गमन की, उन डिबेंचर्स और शेयर्स को इशू कर अपने फंड की व्यवस्था करती है निजी आधार पर, मतलब कि प्राइवेटली, जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होता है कि उन्हें यहाँ से पैसा ज़रूर मिलेगा। अतः कंपनी प्रविवरण जारी करके, प्रविवरण क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। कंपनी शेयर इशू करने से पहले पब्लिक में एक डॉक्यूमेंट प्लेस्ड करती है। उससे पहले वो डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस, मतलब कि प्रविवरण कहलाता है। उसमें कंपनी अपने से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस प्रोस्पेक्टस में देती है। कंपनी का नेम, कंपनी ने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में सारा ही कंपनी की उसमें प्रोस्पेक्टस में होता है, ताकि इन्वेस्टर्स का उस पर एक भरोसा बने और वह एनकरेज हो कंपनी में पैसा लगाने के लिए। तो कंपनी प्रविवरण जारी करके प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमन के साथ साथ निजी आधार पर प्रस्ताव कर प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेगी। तो 2013 में ऐसा हुआ कि एक प्रोविज़न ये भी रखा गया कि वह जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन करती है वो तो कर ही सकेगी, साथ में वह प्राइवेटली भी, जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वहाँ से उन्हें पैसा ज़रूर मिलेगा, तो प्राइवेटली भी वह सिक्योरिटीज़ को प्लेस्ड करके इशू कर फंड रेज़ कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल। किसी भी कंपनी में संचालक मंडल तो होते ही हैं। तो कंपनी के संचालक मंडल का सदैव ही गठन होता आया है, किंतु इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति कंपनी में
कम से कम एक संचालक होना अनिवार्य है और सभी प्रकार की कंपनियों के लिए अधिकतम संचालक की संख्या 15 रखी गई। एकल व्यक्ति कंपनी में भी अधिकतम संचालक 15 हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे जनरली सभी कंपनीज़ में मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या होती है वो 15 होती है। इसमें मेनली 1 पर्सन कंपनी के बारे में ये बताया गया, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी कंसेप्ट इसी एक्ट से आया था। तो इसमें मेनली 1 पर्सन कंपनी के बारे में 1 पर्सन कंपनी के डायरेक्टर के बारे में कहा गया कि मिनिमम डायरेक्टर जो है वह 1 होगा 1, और मैक्सिमम उसकी संख्या 15 होगी। नेक्स्ट हमारा है निवासी संचालक, रेसिडेंट डायरेक्टर। जनरली क्या है कि लोग कंपनीज खोल कर और फिर वो किसी को अपने बिहाफ पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप के दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं और उन्हें कंपनी से प्रॉफिट तो होता ही है। तो एक प्रावधान, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इसमें ये रखा गया कि अब कम से कम कंपनी का एक संचालक तो ऐसा होगा जो एटलीस्ट जिस कंट्री में उसने अपनी कंपनी खोली है, मतलब कि है तो ये इंडिया का, तो ऑब्वियसली जो कंपनी उसने इंडिया में खोली है वह वहाँ पे कम से कम 182 डेज़ उसने इंडिया में रेसिडेंट किया हो। ये इम्पॉर्टेंट हो गया, इसीलिए वह रेसिडेंट डायरेक्टर कहलाएगा। तो इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार यह व्यवस्था की गई कि अब प्रत्येक कंपनी के संचालक मंडल में कम से कम एक संचालक ऐसा होना चाहिए जो कैलेंडर वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। और इसी सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में इससे रिलेटेड प्रोविज़न आपको कंपनी एक्ट 2013 में मिलेगा। फिर है हमारा नेक्स्ट महिला संचालक। तो महिला संचालक में कंपनी अधिनियम 2013 में यह व्यवस्था की गई कि कुछ विशेष प्रकार की कंपनियां के संचालक मंडल में कम से कम एक महिला संचालक अवश्य होगी, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो इस कंपनी एक्ट 2013 में वुमेन डायरेक्टर से रिलेटेड भी प्रोविज़न किया गया और कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर तो होना नेसेसरी कर दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।